हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसमें हम 36 से लेकर 40 तक के रूल कवर करेंगे, राइट। आई होप आपने जितने भी जो लेसन है, जो सीरीज है, वो आपने देख ली होगी। इसमें हम 50 रूल कवर कर रहे हैं, वो भी 100 मिनट के अंदर। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि रूल्स को समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये सारे रूल्स मैंने वो रखे हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस है और आपको ये पता होने ही चाहिए। अगर आप बड़े बड़े लेक्चर्स देख रहे हैं आपको, जैसे हर चैप्टर के, तो उसमें से ये आपका बेसिक तैयार करेंगे। और ये रिवीजन मतलब कि क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले भी इनको रिवाइज कर सकते हो। मैं इसकी जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं इसको एक ही वीडियो में इसको कंपाइल कर दूंगा। चलो, आज की वीडियो में हम ज्यादा फोकस करेंगे प्रेपोजिशंस पे, राइट, क्योंकि इसके मैंने रूल अभी तक बताया नहीं है। तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भाई ये प्रेपोजिशंस होता क्या है। भाई ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। सबसे पहली बात तो यही समझिए कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल मिला के 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है भाई, जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, तो आप कहोगे ऑन। और इस वाले सेंटेंस में शी लिव्स इन मुंबई, तो यहाँ पर ये ऑन और इन यहाँ पे प्रेपोजिशंस क्या है, यहाँ पर ये प्रेपोजिशंस है। अब देखो ये एक रिलेशन बताता है। जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो रिलेशन बताता है नाउन के बीच में या फिर प्रोनाउन हो सकता है। मतलब वो एक सब्जेक्ट का, जैसे कि बुक का और टेबल का, वो रिलेशन बता रहा है कि भैया कैसे वो है, उनकी लोकेशन को। मतलब कि प्रेपोजिशन का काम क्या होता है कि मतलब कि रिलेशन बताना इनके बीच में नाउन और प्रोनाउन का, किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ में कैसे इंडिकेट करता है वो, जैसे कि डायरेक्शन को, प्लेस को, टाइम को, कोज को, मैनर को, पोजीशन को। पोजीशन मतलब होता है अधिकार बताना। मतलब कि क्या इंडिकेट करते हैं भाई, वो रिलेशन तो बता रहा है किसी दो सब्जेक्ट के बीच में, ये नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरे के साथ में, लेकिन वो किसको देखते हुए। तो आप ये कहोगे कि सर उसमें कभी कभी तो लोकेशन को बताते हैं, जैसे कि इसमें प्लेस और लोकेशन बता रहा है क्या, कि जैसे कि जो बुक है वो टेबल को देखते हुए उसकी पोजीशन क्या है, कि भाई जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है इस तरह से। तो वहां पे क्या है, लोकेशन बताया। जैसे कि शी लिव्स इन मुंबई, तो यहाँ पर लोकेशन बताई गई कि वो मुंबई में रहती है, राइट। तो मतलब अभी हम समझ रहे हैं कि प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, जैसे कि प्लेस को बताना, लोकेशन को बताना। फिर टाइम के लिए अगर हमें टाइम बताना है, जैसे हम कहते हैं कि भाई जनवरी चल रहा है, कि आप कहना चाहते हो कि जैसे मेरा जन्म जनवरी में हुआ तो आई वॉज बोर्न इन जनवरी, तो तभी हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम के लिए जैसे यहाँ पे टाइम दिया, जैसे टाइम हमें बताना है कि भाई कोई भी जो मीटिंग है वो 5 बजे है, 6 बजे है, तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। वो क्या है कि वो कौन सा टाइम है, कैसे करना है, वो हम बात करेंगे। लेकिन हम अभी ये समझ रहे हैं कि प्रेपोजिशन का काम क्या होता है भाई। जैसे प्लेस को बताना है, टाइम को बताना है, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, जैसे टू हो गया। डायरेक्शन या मूवमेंट को बताना, द बॉल रोल्ड अंडर द बैड की वजह। तो यहां पर आप देखोगे कि हमने इसमें क्या सीखा कि प्रपोजिशन रिलेशन बताते हैं नाउन प्रोनाउन के बीच में, लेकिन किसको इंडिकेट करते हुए, डायरेक्शन को, प्लेस को, टाइम को, डायरेक्शन, मूवमेंट को। और यहाँ पे कोज की भी बात होती है, जैसे कि ही वाज एब्सेंट, वो एब्सेंट है किस लिए, बिकॉज ऑफ इलनेस। जैसे कि दे आर लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। मैनर को देखते हुए, जैसे कि शी रोट द लेटर विद अ पेन। बाय, ये भी काफी अच्छा रूल है, बाय और हम विद कब लगाते हैं, ठीक है। पोजीशन के लिए, जैसे पोजीशन मतलब होता है अधिकार बताना, कि दिस इज फोटो ऑफ माय फैमिली, की ये फोटो मेरी फैमिली की है, तो पोजीशन बता रहा है ना कि मेरी। तो दी द कीज टू द हाउस आर मिसिंग, तो ये पोजीशन बता रहा है कि मेरे घर की जो कीज है वो मिसिंग है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि जैसे इन है, ऑन है, एट है, ये सब हमारे प्रपोजिशंस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम रूल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो रूल नंबर 36 देखते हैं यहाँ पर कि जितने भी प्रपोजिशंस होती हैं, द अब प्रपोजिशंस ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद में कंपलसरी होता है कि आपको नाउन या प्रोनाउन आना। जैसे यहाँ पे समझो, मैंने बता दिया ना प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझो, शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो देखो ऑन लिखा है, तो उसके बाद में यहां पर आपको नाउन या प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज आना जरूरी होता है। बात समझ में आ गई, शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये भी पूछूं कि बताओ, जैसे कि यहाँ पे प्रपोजिशन आप कहोगे सर ऑन है, तो द चेयर क्या है, आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में भी क्या है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा है आपको, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब की बात है इसलिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपसे पूछूं चेयर यहाँ पे क्या, आप कहोगे सर नाउन। तुरंत मैंने आपको बहुत बार ये भी बताया है कि जैसे कि जब भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे ए है, एन है, द है, वो हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे समझो, दे वेंट टू तो प्रेपोजिशन हो गया, तो इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मतलब जैसे कि प्रेपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्योंकि वो भाई बीच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको नाउन प्रोनाउन आपको उसके बाद आना ही होगा। तो दे वेंट टू द मार्केट, तो आपको अगर मैं पूछूं मार्केट क्या है, तो आप कहोगे नाउन है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, आर्टिकल दिया हुआ है। तो बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। चलो, सो सी सिटिंग तो ऑन हो गया, टू हो गया, दिस बुक इज फॉर यू, तो देखो यहाँ पर भी क्या है, आपको नाउन प्रोनाउन आपको यहाँ पे दे रखा है। फॉर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ध्यान रखो शी इज सिटिंग ऑन। आखिरी में क्या होगा कि ऐसा नहीं कि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ध्यान रखना, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कि ये प्रेपोजिशन मस्ट ऑलवेज हैव एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा, जैसे यहाँ पे यू प्रोनाउन दे रखा है। एक क्वेश्चन करते हैं, द कीज आर लाइंग, द कीज जो चाप देखा मैंने, यहाँ पर की क्या, आप कहोगे सर ये नाउन दे रखा है, ये यहाँ पे आर्टिकल है, तो ए एन दी, ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग रूल है, इसे आप इजीली पहचान सकते हो नाउन को, ठीक है। सो द कीज आर लाइंग, अब यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन लगानी है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, द दे रखा है, तो मतलब टेबल यहाँ पे नाउन है, तो इजी होता है नाउन को पहचानना। जैसे तीन उसमें होता है बीच में, कभी कभी एडजेक्टिव भी हो जाता है, जैसे कि द बिग टेबल, तो बिग क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये आप धीरे धीरे चीजों को समझ पाओगे। द कीज आर लाइंग ऑन द टेबल, हम जैसे कि इन, ऑन और एट, इनका इस्तेमाल जो है वो प्लेस के लिए भी करते हैं, और इनका इस्तेमाल हम टाइम के लिए भी करते हैं। ध्यान से समझो, इन, एट, ऑन, इसका इस्तेमाल हम प्लेस के लिए भी करते हैं और इसका इस्तेमाल हम टाइम के लिए भी करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहां पे समझो, अब जैसे कि ऑन का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे कि इन
ऑन और एट, ये तीन प्रपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो टाइम के लिए भी और प्लेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पे समझो, इसको देखो यहाँ पे क्या, द कीज आर लाइंग ऑन द टेबल। सो ऑन यहाँ पे क्यों आया, एट क्यों नहीं आया? क्योंकि जब सरफेस की बात होती है, जैसे टेबल है तो टेबल के ऊपर जो सरफेस से चिपका हुआ कुछ, जैसे बुक रखी है, कीज रखी है, तो चिपका होना, सरफेस पर होना, उसके लिए हमेशा ऑन का इस्तेमाल किया जाता है प्लेस को बताते हुए। जैसे अगला समझो, यहाँ पर दिया है द गिफ्ट इज द दिस गिफ्ट, जो दिस गिफ्ट इज डैश माय फ्रेंड, ये किसके लिए? टू माय फ्रेंड, फॉर माय फ्रेंड, फोर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें क्या सीखा कि कभी भी जो प्रेपोजिशन होता है उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो वो गलत है, कभी भी अंत में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अंत में कुछ कभी कभी इनफॉर्मल वे में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 37 देखते हैं, और इसमें दिया है कि prepositions नेवर स्टैंड अलोन। prepositions कभी भी अकेले नहीं होंगे। जैसे कि prepositions आर ऑलवेज पार्ट ऑफ अ prepositional phrase। अब कहोगे सर फ्रेज क्या है? तो देखो, अभी मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्लोज के बारे में और फ्रेज के बारे में डिस्कस किया है, बताया उसमें क्लोज जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब से मिला होता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन वर्ब नहीं होगा। ठीक है, वर्ब नहीं होगा, वो एक इंफॉर्मेशन होती है, वो एक इंफॉर्मेशन होती है, केवल वो पूरा पूरा सेंटेंस में, मतलब पूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे समझो, अब देखो फ्रेज हमारे कई तरह के भी होते हैं, जिसमें से एक है प्रेपोजिशनल फ्रेज। उसको कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो आप सबसे पहले पूछे भाई इन यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये आपको प्रेपोजिशन दे रखा है, और हमें पता है प्रेपोजिशन दे रखा है तो उसके बाद में यहाँ पर आपको नाउन प्रोनाउन आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको दे रखा है। लेकिन ध्यान दो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये इन म्यूजिक यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ये एक फ्रेज है, यहाँ पे ये एक फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है? यहाँ पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि अब उसकी पहचान क्या होती है प्रेपोजिशनल फ्रेज की, कि प्रेपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, जैसे कि ऑफ द डार्क, तो यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको दे रखा है। अब ये भी रूल ध्यान रखना, अभी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन दिया होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे द दे रखा है, तो डार्क क्या है? एक नाउन है, ध्यान से उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलतियां दी, जैसे कि आई एम इंटरेस्टिंग इन, नहीं ये नहीं होगा। शी इज अफ्रेड ऑफ, नहीं, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। किससे भाई? किससे डर लगता है? अफ्रेड ऑफ किससे? तो ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट आर यू इंटरेस्टेड, तो अधूरा सेंटेंस आपको दे रखा है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसमें आपको बताना है प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है। तो ही इज लुकिंग फॉर हिज फोन, तो यहाँ पर ये जो दे रखा है आपको, ये पूरा का पूरा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज दे रखा है। देखो एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, ठीक है, बहुत सारे फ्रेज होते हैं, लेकिन इसमें हम प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं। आप फ्रेज के बारे में और डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि फॉर हिज जो फोन, पूरा का पूरा हमारा ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज दे रखा है, लेकिन इसमें प्रेपोजिशन क्या है? फॉर, यहाँ पे प्रेपोजिशन दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये नाउन दे रखा है हमें, एक हमें हाँ नाउन दिया यहाँ पे एक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला दिया आई एम थिंकिंग डैश माई फ्यूचर, तो आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर यहाँ पे एक नाउन है, माई यहाँ पर एक एडजेक्टिव दिया, वो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलो अब इसमें भी कंफ्यूजिंग होता है, जैसे माई हो गया, माइन हो गया, ठीक है, देयर हो गया या देयर्स हो गया, ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो आप एक काम करो, देखो कुछ रूल्स देखो, ये तो 50 रूल तो हो ही गए, लेकिन इसके अलावा ना मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की थी, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसमें क्या था, मैंने एक रूल को बहुत अच्छे से समझाया और मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पे 100 रूल्स मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं बिल्कुल डीप कवर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप उनके, अभी मैंने 6 से 7 रूल कवर किए हैं उसमें, तो आप जाके उन सबको देख लेना, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, राइट, वरना फिर वो रिपीटेशन हो जाता। इस वजह से आप उनको भी देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से कुछ रूल्स बता रखे हैं, आप वहां पे उसको देख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा? आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। चलो आगे बढ़ते हैं और चलिए, ओके, 38 नंबर का रूल देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है? प्रेपोजिशंस शो रिलेशंस बताते। देखो यहाँ पे तो इसमें सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने आपको भी बताया था, जैसे कि इन, एट, ऑन, इन का इस्तेमाल हम प्लेस के लिए करते हैं, और इन, एट, ऑन का इस्तेमाल हम टाइम के लिए भी करते हैं। ये दो चीज मैंने आपको, टाइम के लिए, प्लेस के लिए। अब मैं आपको सबसे पहले टाइम के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई टाइम के लिए इनको कैसे देखते हैं, ध्यान से समझो। अब जैसे कि, जैसे एट दिया है, एट हम यूज करते हैं जो हमारा फिक्स टाइम होता है, जो हमारा फिक्स टाइम होता है, जैसे मैं कहता हूँ 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, या फिर मैं नून की बात करता हूँ तो 12 बजे होता है वो हमारा। एट जो भी टाइम हमारा फिक्स टाइम होता है उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वी विल मीट एट 5 PM, तो टाइम के लिए हम इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन, एट, ऑन, लेकिन एट का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा फिक्स टाइम होगा। ठीक है, ओके, उसके अलावा देखते हैं हम टाइम की अगर बात करते हैं, जैसे इनका इस्तेमाल हम अगर टाइम के लिए बोल रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दे रहा है टाइम के लिए, से जुलाई की बात कर रहा है, मतलब जो भी समय जो वो हमारा होता है वो एक दिन से ज्यादा का होता है, जैसे कि जुलाई एक दिन से ज्यादा होता है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जैसे कि, अब मैं आज की बात करूंगा, जैसे कि आज का जो, जैसे मैं कहता हूँ जैसे आज संडे है, संडे एक दिन का है, तो जो टाइम होता है जो एक दिन का होता है, जैसे आपका जन्मदिन हो गया, कोई एनिवर्सरी हो गई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई डेट दे रखी है जो एक दिन का है, तो हमेशा उसमें ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे समझो वी विल मीट, मंडे दे रखा है तो एक दिन का टाइम है, तो आप उसमें किसका इस्तेमाल करोगे? ऑन का इस्तेमाल आपको करना होगा। समझ पा रहे हैं सभी? ठीक है, लेकिन एक दिन से ज्यादा का टाइम होगा, जैसे जुलाई हो गया, समर हो गया, विंटर होगा, तो आपको इजीली समझ पा रहे हैं
कि इनका इस्तेमाल होगा कि आई वॉज बोर्न इन जनवरी, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, इस तरह से करके आप इसको समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया तो वी विल मीट ऑन मंडे दे रखा है, एक दिन का टाइम है। जैसे मैं अगर कोई डेट की बात, जैसे कि 23 मार्च की मैं बात करता हूँ, ठीक है, 1931। अब ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, आप बता सकते हो उसके बारे में। तो यहाँ पर जो डेट दे रखी है तो हम उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन खाली मार्च दिया होता, मार्च, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। कोई ईयर दे रखा है तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक दिन के टाइम के लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये तो समझ में आ गया आपको, एट, इन और ऑन की कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखो जो दिन के जो हिस्से होते हैं, जैसे कि जो पार्ट ऑफ टाइम होता है, जैसे कि इन द मॉर्निंग, तो उस केस में जो हिस्से होते हैं पूरे दिन के, उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं प्लेस के बारे में, हम बात करते हैं प्लेस के बारे में, इन तीनों की, एट, इन और ऑन के बारे में। तो अगर सरफेस की बात हो रही है, सरफेस की जैसे बताया था, टेबल की बात हो रही है, द फोन इज चिपका हुआ रखा है, द फोन इज ऑन द टेबल, तो बिल्कुल सही यहाँ पे ऑन का, ऑन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ऑन लगाएंगे। सरफेस की अगर बात, जैसे कि दीवार के ऊपर कोई पेंटिंग लगाई तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कवर की बात करते हैं, बुक के कवर की, तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल प्लेस के लिए करेंगे, जो छोटे प्लेस होते हैं उसके लिए एट का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े प्लेस होते हैं उसके लिए इनका इस्तेमाल, जैसे कि शी लिव्स इन दिल्ली, तो बट बिग प्लेस की बात हो रही है तो इनका इस्तेमाल करें। लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर अगर एक छोटा प्लेस आ, जैसे दिल्ली में अगर मैं मुखर्जी नगर की बात करता हूँ, मुखर्जी नगर, तो आप इसके लिए एट इस्तेमाल करोगे, इसके लिए इनका इस्तेमाल करोगे। तो ये भी ध्यान रखना, एक सेंटेंस में एक बड़ा प्लेस एक छोटा प्लेस दिया है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हम बड़े प्लेस के लिए इन, छोटे प्लेस के लिए एट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा समझो, अगर खाली विलेज लिखा है, खाली विलेज लिखा है, कोई नाम नहीं लिखा, तो विलेज के लिए इन इस्तेमाल करते हैं, हमेशा ध्यान रखना किसी सेंटेंस में, इन विलेज, आई लिव इन विलेज। छोटा प्लेस है तो आप सोचोगे सर एट का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन विलेज दे रखा है तब आप उसमें इनका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, जैसे लिखा है ये तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे भी बता दिया आपको। अब एट का इस्तेमाल समझो, एट का इस्तेमाल किसी पॉइंट के लिए करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बस स्टॉप की बात करता हूँ, मैं दरवाजे की बात करता हूँ, मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किसी पेज पर हूँ, पेज 234 पे हूँ मैं, तो एट का इस्तेमाल करूँ। कोई दरवाजे पर है तो एट का इस्तेमाल, रेलवे स्टेशन, किसी पॉइंट की हम बात करते हैं, वहां से लोकेशन की बात करते हैं, तब हम एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो आगे कुछ और एग्जांपल्स देने से, डायरेक्शन के लिए ही इज गोइंग टू द ऑफिस, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, लेकिन आप इसमें क्या चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब भी प्रपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट जरूर इस्तेमाल किया जाएगा, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे तो आप इजीली समझ पाओगे कि यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है तो तुरंत यहाँ पे कहोगे सर ये ऑफिस यहाँ पे नाउन है, ट्री यहाँ पे नाउन है, तो इजीली अब आप समझ पा रहे हैं कि भाई कैसा होता है सब चीजों में, राइट। तो जैसे कि शी जम्प्ड, तो इन और इनटू की भी एक कहानी होती है कि इनका इस्तेमाल हम करते हैं जो स्टैटिक कोई चीज होती है, लेकिन इनटू का इस्तेमाल करते हैं जब मूवमेंट की बात होती है, जब मूविंग कोई चीज होती है तब हम, जैसे कि शी जंप्ड इनटू द रिवर। लेकिन ध्यान रखो, अगर एंटर एक वर्ब दे रखा है एंटर, तो एंटर के बाद ना इन इस्तेमाल करते हैं ना ही इनटू इस्तेमाल करते हैं, उसको ध्यान रखना। ये मैंने आपको एक रूल में बताया था, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद में आपको प्रपोजिशन लगाना ही लगाना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाओगे। एंटर के बाद तो ना तो इन आएगा ना इनटू आएगा, सीधा आएगा शी एंटर्ड, ठीक है, इस तरह से करके शी एंटर्ड द रूम, इस तरह से, या फिर हाँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ओके। इसके अलावा एक टर्म है फ्रेजल वर्ब, एक होता है फ्रेजल वर्ब। ध्यान रखो, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती है जो फिक्स प्रेपोजिशन लेके चलती है या फिर उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं, जैसे एक वर्ड होता है डील, तो डील इन, और एक होता है डील विद, तो दोनों का मतलब ठीक है, लेकिन डील इन का मतलब होता है जब आप कोई व्यापार करते हो, कोई कपड़ों का व्यापार आपका, तो आप डील कहोगे डील इन क्लोथ्स, इस तरह से। डील विद होता है, सिचुएशन बेस होता है कि आप किसी सिचुएशन को डील करना चाहते हो, डील कर सकते हो, तो आई कैन डील विद, ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करना। चलो, तो आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है क्योंकि बताना जरूरी था, ठीक है। मैं छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि ये आपको पता होना ही चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 39 देखते हैं। तो 39 में आपको क्या समझना है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ब के बारे में समझाने वाला हूँ कि जैसे कि जो हमारी वर्ब होती है वो हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी मेन वर्ब, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी फिर बहुत सारे होते हैं हमारे, मॉडल वर्ब्स होती है, ठीक है, बी वर्ब होती है, हैव वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। मेन वर्ब में एक होता है ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव होता है, उसके बाद फाइनेट वर्ब होती है, और नॉन फाइनेट वर्ब्स होती है। तो मैं यहाँ पर आपको फाइनेट और नॉन फाइनेट वर्ब्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो मेन वर्ब का हिस्सा होती है उनको कैसे समझेंगे यहाँ पर देखते हैं। किसके बारे में, फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट वर्ब्स। कैसे, फाइनेट वर्ब्स क्या होती है, जैसे ध्यान से समझो, फाइनेट वर्ब्स वो होती हैं जो समय के साथ, टेंस के साथ बदल जाती है। जैसे यहाँ पे समझो, जो जैसे एग्जांपल के साथ बताऊंगा, जैसे यहाँ पे समझो शी वॉक्स टू द स्टोर, शी वॉक्स टू द, जैसे यहाँ पे टू दे रखा है प्रेपोजिशन है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये आर्टिकल दिया तो यहाँ पे नाउन होगा, तो ये सब चीज समझते रहो। जैसे कि शी वॉक्स, तो यहाँ पे समझो ये, अगर मैं पूछूं ये मेन वर्ब दी है, तो आप कहोगे सर, अब आपसे पूछो कि बताओ ये वर्ब फाइनेट है, ये नॉन फाइनेट वर्ब, आप कहोगे ये यहाँ पर फाइनेट वर्ब है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर, ये डिपेंड किस पे कर रही है, शी पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं यहाँ पे दे लिख दूं, दे, तो यहाँ पे मुझे एस हटाना पड़ेगा, या फिर शी वॉकिंग, तो वॉक का वॉकिंग हो जाएगा। तो ये चेंज हो रही है किसके साथ में, जब टेंस बदल रहा है या फिर नंबर ऑफ पर्सन बदल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो रहे हैं, या फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात हो रही है, तो वो चेंज हो जाते हैं, वो एग्रीमेंट शो करते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं फाइनेट वर्ब बोलते हैं। जैसे कि दे वर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम, तो ये चेंज वहां पे चेंज कर सकते हैं ना, हम स्टडी को कहेंगे
ठीक है, तो मतलब वो बदल जाते हैं, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी, इसको समझिए यहाँ पे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये बदलते नहीं है सेंटेंस में, और मेन वर्ब का काम करते ही नहीं है। देखो ध्यान से समझो, वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसी होती हैं, जस्ट वेट। हाँ, नॉन फाइनाइट वर्ब्स दैट डू नॉट हैव अ टेंस और डू नॉट हैव फंक्शन एज द मेन वर्ब, और उसका कोई असर पड़ता भी नहीं है। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन एज द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। भाई अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो यहाँ पे ये तीन तरह की होती हैं, ये आपने अक्सर सुना भी होगा, इन्फिनेटिव्स, जेरेंट्स, पार्टिसिपल। ये बता, अभी एक रूल बताने वाला हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी तीन तरह की होती है, इन्फिनेटिव्स होता है, जेरेंट्स होता है, पार्टिसिपल होता है। अब एक एग्जांपल समझो यहाँ पे दिया है, टू स्विम इन द ओशियन इज माई फेवरेट एक्टिविटी। देखो टू स्विम, यहाँ पे ये चेंज हो ही नहीं सकती है, माई फेवरेट एक्टिविटी ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से समझो, इसमें इसकी पहचान क्या होती है। इन्फिनेटिव्स की पहचान होती है, दीज वर्ब्स आर फॉर्म्ड, इसमें टू का इस्तेमाल होगा और बेस वर्ब होगी। बेस वर्ब मतलब कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, बेस वर्ब मतलब कि फर्स्ट फॉर्म का, जैसे कि टू स्विंग, यहाँ पे आपको दे रखा है टू स्विम। तो ये यहाँ पर क्या है, इसकी पहचान बता रहा हूँ आपको अभी, इसकी पहचान बता रहा हूँ। जैसे कि जिरेंट्स क्या होते हैं और पार्टिसिपल, ये काफी अच्छा है। जिरेंट्स क्या होती है, जैसे कि ये तो नाउन की तरह लगती है, जैसे मैं कहता हूँ स्विमिंग, स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी। आप देखो यहाँ पे स्विमिंग दे रखा है, कैसे? अब आप कहोगे सर ये तो नाउन की तरह, ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे समझो, दीज वर्ब्स दैट एंड्स आईएनजी, वर्ब के अंदर, आर फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, जैसे कि स्विमिंग, ईटिंग, रनिंग, क्योंकि ये वर्ब से बनी हुई है, आईएनजी लगा रखा है, और ये किसकी तरह काम कर रही है, ये एक सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, नाउन की तरह काम करती है। जिरेंट्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स इन अ सेंटेंस। जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया कि स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्टिविटी, तो आपसे पूछे स्विमिंग यहाँ पर क्या है, तो सब्जेक्ट, लेकिन ये यहाँ पर आपको एक वर्ब दे रखी है, कौन सी वो, जिरेंट आपको यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि इसकी पहचान क्या है, आईएनजी दिया होगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगी। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन इस्तेमाल होता है भाई, नाउन तो इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। अब पार्टिसिपल क्या है, ये भी, इसमें भी आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, ये नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि द स्विमिंग पूल, तो पूल यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, आर्टिकल दे रखा है, तो ये नाउन है, बीच में क्या होगा, एक एडजेक्टिव। तो ध्यान रखो, दीज वर्ब्स दैट कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव, कुछ वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं इन अ सेंटेंस, डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, ईटन फूड हो गया, रनिंग शूज होगा। आईएनजी लगता है और ईडी का भी इस्तेमाल होता है, मतलब एक दो उसकी फॉर्म होती है, आईएनजी और ईडी फॉर्म, लेकिन ये किसके तरह इस्तेमाल होगी, एडजेक्टिव। तो यही चीज समझ लो कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो बदल जाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो तीन तरह की, इन्फिनेटिव्स, जिरेंट्स, पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनेटिव्स क्या होता है, टू प्लस बेस फॉर्म, बदलती नहीं है बिल्कुल भी। जिरेंट्स में आईएनजी लगता है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करती है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें आईएनजी और ईडी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं। चलो अब थोड़ा सा समझ में आया होगा, अगर लगता है कि हाँ और जानना है तो देखो, ये तो एक कह सकते हैं, यहाँ पर मैं रिवाइज के लिए आपको बता रहा हूँ, और आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कवर कर रहा हूँ। देखो 40 नंबर का रूल देखता हूँ, यहाँ पे क्या आपको दे रखा है, उनको बताना जरूरी था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया है, सम प्रेपोजिशंस आर फॉलोड बाय स्पेसिफिक वर्ब फॉर्म। अब यहाँ पे क्या दिया है, जेरेंट्स दे रखा है, इन्फिनेटिव्स दे रखा है। अब तो आपको बात समझ में आएगी, जेरेंट्स क्या होते हैं, जेरेंट्स वही आईएनजी का इस्तेमाल किया होगा वर्ब के अंदर, लेकिन वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे कि सम प्रेपोजिशंस आर फॉलोड बाय जेरेंट्स, वर्ब प्लस आईएनजी इंस्टेड ऑफ बेस फॉर्म। अब देखो इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं हमारे, जो बेस फॉर्म की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ पे समझो, टू प्लस बेस फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म। ठीक है, चलो आगे दिया है, ही इज गुड एट स्विमिंग। तो एट दे रखा है यहाँ पे, अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ यहाँ पे स्विमिंग यहाँ पे क्या है, तो आपको मैंने बता रखा है, जब भी कभी आपको प्रेपोजिशंस दे रखी है तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, राइट। अगर मैं पूछूं ये यहाँ पर क्या है, तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है स्विमिंग, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, बताया था प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा स्विमिंग, लेकिन यहाँ पर ये है क्या, ये एक वर्ब है जो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है, और वो है क्या, वो जेरेंट्स होती है। ठीक है, जैसे कि स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है। सेंटेंस में स्विमिंग को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं भी एग्जांपल बताऊंगा, जैसे कि शी इज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। तो स्पीकिंग यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक जेरेंट दे रखी है आपको ये, ठीक है, ओके, जो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ऐसे नहीं कि ही इज गुड एट स्विमिंग, स्विम ये गलत हो जाएगा, ही इज अफ्रेड ऑफ स्पीक, नहीं, स्पीकिंग यहाँ पे होगा। तो कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जिसके बाद जिरेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कुछ और एग्जांपल समझो, यहाँ पे इसमें क्या दिया है, जैसे यहाँ पर कॉमन प्रेपोजिशंस प्लस जिरेंट, यहाँ पे मैं लिखा है इंटरेस्टेड दे रखा है, गुड दे रखा है, टायर्ड, इन तीनों को याद कर लो। इंटरेस्टेड दिया है या फिर गुड दिया है या फिर टायर्ड दिया है, तो उसके बाद में जिरेंट इस्तेमाल करना ही करना है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। गुड, जैसे आई आई एक क्वेश्चन होगा, जैसे आई एम गुड एट स्विमिंग, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट रनिंग, इस तरह से। तो जब कोई स्किल्स की बात होती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जिरेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एट का भी इस्तेमाल होता है। तो इंटरेस्टिंग इन गुड एट, ध्यान रखो, गुड के बाद एट आएगा, टायर्ड के बाद ऑफ आएगा, तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ध्यान रखना, इसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, याद कर लो उसको, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या दिया है, आई एम इंटरेस्टेड
इन दे रखा है, प्रेपोजिशन है आपको, लर्निंग दे रखा है, पूछो यहाँ पर ये क्या है, आप कहोगे सर इसके बाद तो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है हमेशा प्रेपोजिशन के बाद में, और तो फिर मतलब ये यहाँ पर एक लर्निंग तो वर्ब की तरह लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ये लर्निंग एक जेरेंड दे रखा है, पेंटिंग जेरेंड है, वर्किंग जेरेंड है यहाँ पर ये, ठीक है। क्वेश्चन दिया है शी इज थिंकिंग अबाउट टू चेंज हर जॉब, तो शी इज थिंकिंग दे रखा है, शी इज थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट टू चेंज दे रखा है, तो इसमें आएगा शी इज थिंकिंग अबाउट चेंजिंग हर जॉब।